सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट को जिसके ऊपर एक मिटियोर सी चीज हिट करती है। वो मिटियोर जाकर एक सिटी के ऊपर लगता है। वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस सिटी के अंदर रह रहे लोगों के सेलफोन के ऊपर वार्निंग आती है। इसी दौरान वहां पर अनाउंसमेंट भी होना चालू हो जाती है। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है उसने यहाँ पर इन्वेजन कर दिया है। जल्दी हो पाए सिटी से इवैक्यूएट करें और शेल्टर में जाएं। वहीं पर हमें उस एलियन स्पीशीज को दिखाया जाता है जो असल में एक ड्रैगन के जैसे होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके सामने खड़ी बिल्डिंग्स भी उसके सामने बच्ची लग रही होती हैं। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर अपनी पावर्स को चार्ज करना चालू कर देता है और ठीक उसी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है। तभी उस ड्रैगन की नजर उस लड़के के ऊपर पड़ती है और वो ड्रैगन गुस्से में उस लड़के को घूरना चालू कर देता है, जो कि कोई और नहीं हमारा एमसी होता है। इसका नाम कूरो बुईगुई है। हमारा एमसी बिना डरे उस मॉन्स्टर के सामने स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है कि मॉन्स्टर मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। हमारे एमसी को वो मॉन्स्टर खा जाता है और खत्म मांगा खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ। सीरियसली ले लिए क्या? मजाक कर रहा हूँ, जाना मत। हमारा एमसी उस ड्रैगन के मुंह के अंदर से बोलता है कि वो 15 साल से इसी स्टोबॉर्न प्राइड के साथ जी रहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ एक ईवीए के मुंह के अंदर। मेरे आत्मसम्मान को, मेरे प्राइड को मेरे साथी में निगल लिया गया। यहीं से सीन चेंज होकर 10 साल पास्ट पर आता है। हमारा एमसी बताता है कि 10 साल पहले स्पेस से हमारे ऊपर एलियंस ने इन्वेड किया, जिन्हें ईवीए कहते हैं। ये एलियन 1, 2 या 200 नहीं, हजारों हजारों की तादाद में अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया था। इंसानों के बनाए हुए हथियार इनके ऊपर जरा सा भी कारगर नहीं थे, लेकिन एलियन कुछ कॉस्मिक सब्सटेंस को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी वजह से एलिमेंट सेक्टर्ड हो गए और जो ह्यूमन अब तक नॉर्मल और वीक थे वो अचानक से अवेकन होना चालू हो गए। इसी के साथ ह्यूमंस ने ईवीएस के अटैक्स को काउंटर करना चालू कर दिया और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम पर आता है। वहीं पे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी हमें बताता है कि ये 8th स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, एक हाई स्कूल। इस स्कूल के अंदर कंट्री के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स के रूप में बड़ा किया जाता है। मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ। तभी हमारा एमसी के सर के ऊपर एक कैन आकर लगता है, जिसे कहकर एमसी हमारा रियलिटी में आ जाता है। हमारा एमसी, जिसे मैं कूरो बुलाऊंगा, वो बोलता है कि असल में वो यहाँ पर केवल एक पार्ट टाइम वर्कर है। तभी जिस लड़के ने कूरो के ऊपर वो कैन फेंका था, अबे एक कचरे वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, अपना काम कर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर सभी के सभी ह्यूमन अवेकन है, केवल कूरो को छोड़कर। कूरो बताता है कि ह्यूमंस ने अपनी अल्फा एबिलिटीज के बेसिस के ऊपर रैंक्स को डिवाइड किया है, जिसके अंदर एस से लेकर डी तक सुपर सोल्जर्स कहलाते हैं और उससे निचले ग्रेड के लोग सिविलियंस कहलाते हैं। और सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर केवल अकेला मैं ही हूँ जिसने किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया, इवन की लोवेस्ट रैंक एफ ग्रेड भी नहीं। इसी की वजह से मैं अपने स्कूल्स को भी अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये बोलकर कूरो उस कैन को उठा लेता है। कूरो उस कैन को उस पर्सन के सामने जिसने उस कैन को फेंका हुआ होता है करते हुए बोलता है, अपने कचरे को अपने मन से फेंको जाके, तुम्हारी रैंक से यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान कूरो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें ये चीज तो नहीं सिखाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर धूम धड़ाक धूम धूम की आवाज सुनाई पड़ने लगती है और हमें दिखा जाता है कि कूरो को उस लड़के ने पेल दिया होता है। कूरो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके मत्थे से भाप निकल रही होती है। तभी वो लड़का कूरो के ऊपर आ जाता है और उसके बाल को खींचते हुए बोलता है, कचरे तू मुझे ऑर्डर दे रहा है जिसका खुद का कोई रैंक नहीं है, तुझे पता भी है कि मैं एक ए रैंकर हूँ। ये बोलते हुए वो ब्राउन हेयर वाला बंदा अपनी अल्फा एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि फायर से रिलेटेड थी। वो ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है, मिडिल स्कूल के दौरान मैंने तुम्हें काफी बार ये समझाया है, लेकिन तू अभी भी नहीं सुधरा। तभी अचानक से वो ब्राउन हेयर वाले बंदे की फायर आइस में बदल जाती है। इसे कूरो भी हैरान होते हुए देखकर बोलता है कि इसकी फायर आइस में बदल गई। ब्राउन हेयर वाला बंदा पीछे घूमते हुए बोलता है कि आखिरकार किसने ये किया। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जिसने उस लड़के की फायर को आइस में बदला था वो एक लड़की थी। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अपनी अल्फा एबिलिटीज को ईवीएस के खिलाफ यूज करना चाहिए, आखिरकार तुम अपनी पावर्स को सिविलियंस के ऊपर क्यों आजमा रहे हो। तभी हमारा एमसी बताता है कि इस लड़की का नाम होयोंग उरिन है, हाइची स्कूल के फर्स्ट ईयर के एलीट्स में आती है। रैंक इसका ऐसा है और इसे आइसवॉल विच के भी नाम से जाना जाता है। इनको वहाँ पर देखकर वो ब्राउन हेयर वाला बंदा कूरो के ऊपर से हटते हुए बोलता है, अपने आप को इतना ज्यादा हाईली और माइटी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी वही कर रही हो जो मैंने अभी किया था। ओरिन भी उस कैन को उठाते हुए बोलती है कि तुम्हें भी अपने से हायर रैंक के लोगों से भिड़ना नहीं चाहिए, वक्त आने पर इमरजेंसी में हमें परमिशन है कि हम सिविलियंस को भी मार सकते हैं। ओरिन की बात सुनकर कूरो हल्का सा स्माइल करता है और ओरिन के हाथ से उस कैन को लेते हुए उसे थैंक्स करता है उस कैन को उसके लिए उठाने के लिए। लेकिन कूरो ओरिन की तरफ अपना थम्स अप करते हुए बोलता है, रैंक और अल्फा एबिलिटी मेरे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि एक पर्सन की कीमत उसकी रैंक और उसकी अल्फा एबिलिटी से नहीं पता चलती, बल्कि उसका बिहेवियर कैसा है इस चीज से पता चलती है। कूरो ये बोलकर उसे और भी सफाई करनी है, वहाँ से हाथ हिलाते हुए जाने लगता है। उसे वहाँ से ज्यादा देख ओरिन उसे देख रही होती है। ओरिन अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि आखिरकार ये किस तरीके का इंसान था, मुझे लगता है कि मैं सुबह सुबह किसी बेवकूफ के चक्कर में पड़ गई। यहीं से सीन चेंज होकर 8 साल पहले पर आता है, जहाँ पर छोटा कूरो रो रहा होता है। कूरो की मदर उसे पूछती है कि आखिरकार वो रो क्यों रहा है। तो कूरो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, सब लोग मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटी ना होने के कारण मुझे चिढ़ाते हैं। कूरो की मदर कूरो से बोलती है, ठीक है तुम्हारे पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, इस चीज से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान
की कीमत इस चीज से नहीं लगा जा सकती कि उसके पास क्या है, बल्कि उसकी कीमत इस चीज से डिटरमाइन होती है कि आखिरकार वो करता क्या है। तुम्हें सिर्फ किसी के लिए जो तुम्हारा अपना है उसके लिए यूजफुल बनना होगा। और ये चीज मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये चीज तुम लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करो। केवल यही स्पीच अप्लाई करने पर लाइफ में तुम्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाएगी। अपनी मदर की ये बात अपनी आंखों में आंसू भर कर कूरो सुन रहा होता है। इसके बाद कूरो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा मॉम। जो सुनकर कूरो की मदर हंसते हुए उसे अपना बेस्ट देने के लिए बोलती है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर हमें कूरो की मदर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर होती है। डॉक्टर कूरो की मदर को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मदर की कंडीशन को देखकर लगता है कि वो अपनी खुद की अल्फा एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। और तो और इस बीमारी का इलाज हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है। वहीं पर पीछे खड़ी नर्सेस आपस में बात कर रही होती है। येलो हेयर वाली नर्स बोलती है, तुम्हें पता है कि इस पेशेंट के बच्चे ने किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया है। जो सुनकर ब्लैक हेयर वाली नर्स बोलती है, नो वे, दो लोग जिनकी कोई रैंक ही नहीं है, ये माँ बेटे किसी काम के नहीं है। वहीं पर कूरो उनसे थोड़ी दूर खड़ा उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। कूरो बोलता है कि आखिरकार रैंक्स और अल्फा एबिलिटीज के अंदर इतना ज्यादा ग्रेट क्या है। कूरो उन नर्स के पास जाते हुए अपनी मदर की कही गई बातों को रिपीट करते हुए बोलता है, मेरी माँ और मेरी कीमत अपने मन से मत लगाओ, एक पर्सन की कीमत उसके कर्म से पता चलती है। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। यहाँ पर कूरो जमीन पर पोछा मार रहा होता है, विंडोज को और कमोड को बहुत तेजी से साफ कर रहा होता है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है उस हिसाब से ये पर्सन यहाँ का चौकीदार है, लेकिन काम इसके स्वीपरों वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अपने काम को कंप्लीट करने के बाद कूरो आसमान में सर करते हुए बोलता है कि शाम होने से पहले मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया। कूरो बोलता है कि अभी मेरे पास वक्त है, मुझे लगता है बाहर जाकर भी मुझे थोड़ी सफाई कर देनी चाहिए। यहीं से सीन चेंज होकर बाहर पर आता है जहाँ पर हाईची स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होने वाली थी। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के पास में 2 केज होते हैं जिनके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं। इन मॉन्स्टर्स को यहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लाया गया है। तभी वहाँ पर उन केज के बगल में खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर बोलता है, स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर हो वो सभी के सभी बी या बी रैंक के ऊपर के हो, इसलिए हमने तुम सभी के लिए एक ई रैंक के ईवीए को प्रिपेयर किया है, जो कि तुम लोगों का रैंक इन मॉन्स्टर्स से हाई है। इसलिए मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए। बोलते साथ ही वो इंस्ट्रक्टर उस केज को खोल देता है, जिसके साथ ही कुछ ईवीएस अटैक करना चालू कर देते हैं। इसके काउंटर में ओरिन अपने आइस वॉल, ब्राउन हेयर वाला बंदा अपने मेज फ्लेयर से अटैक करता है। दोनों के अटैक की वजह से सामने खड़े ईवीए एक ही बार में मर जाते हैं। सिंगल हिट किल करता देख उनके फेलो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है, उन्होंने एक ही अटैक के अंदर उन ईवीएस को खत्म कर दिया। सही चलता रहा तो एस रैंक का अपोनेंट भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। उन दोनों को सिंगल हिट किल करता देख दूर खड़ा कूरो भी उन्हें देख रहा होता है। कूरो हैरान होते हुए उन लोगों को देख रहा होता है कि तभी कूरो को याद आता है कि उसे कचरा फेंकने भी जाना है। तभी कूरो के पीछे आसमान से एक मिटियोर सी चीज गुजरती है और वहीं से कूरो से थोड़ी दूर पर वो चीज जमीन पर लैंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि सिटी के बाहर से भी उस धमाके को साफ साफ देखा जा सकता था। कूरो और उस धमाके के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस था, लेकिन उस धमाके का शॉक वेव इतना ज्यादा था कूरो वहाँ पर अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस अचानक से धमाके की वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म लोगों को अलर्ट करते हुए बोलता है, एक ईवे ने 8th स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया है। उस अटैक के पास में जितने भी सी रैंक और उससे ऊपर के लोग हैं जल्द से जल्द शेल्टर में जाएं। हमें दिखाया जाता है कि वो ईवे कोई और नहीं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस ड्रैगन को हमें दिखाया गया था वही था, जिसके जस्ट नीचे हमारा एमसी गिरा पड़ा हुआ होता है। तो इतने बड़े से मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि आखिरकार ये किस तरीके का ईवी है, ये ईवीए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अभी वहाँ के लोग इस ईवीए की स्पीशीज को पहचान जाते हैं और डर के मारे चीखते हुए बोलते हैं कि ये ईवीएस की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज में से एक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ईवीए अपने नीचे पड़े स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा जोरों से रोर करता है। ड्रैगन को अपने सामने दहाड़ते देख जो लोग अभी तक अपने आप को अवेक नर्स और स्ट्रॉन्ग चीख चीख कर बोल रहे थे, उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। सभी के सभी वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। हालांकि जमीन पे पड़ी और उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, ये बोलकर हम लोग टॉप रैंकर हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं, जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए भागने के अलावा और उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक लड़का जो मदद मांगते हुए भाग रहा था उसे वो मॉन्स्टर मुंह में रख लेता है और बिना उसे चबाए निगल जाता है। उस बंदे को निगलने के बाद वो ड्रैगन अपनी मुंडी को घुमाता है तो वहाँ पर जमीन पर ओरिन पड़ी हुई होती है। ओरिन ने अपने सामने घट रहे मंजर को पहली बार देखा है। ये देखा है कि एक ईवी इंसानों को कैसे डिवोवर करते हैं और इन वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए कांपना चालू कर देती है। वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ओरिन चींटी सी लग रही होती है। तभी वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है, जिसके मुंह के अंदर से एक और जबड़ा बाहर आता है और इन जमीन पे पड़ी कांपते हुए अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रही थी। तभी वहाँ पर हमें किसी के फुट स्टेप को दिखाया जाता है। वो पर्सन कूरो होता है। कूरो अपने हाथ के कचरे की थैली को फेंक कर उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर मारता है। उस कचरे की थैली के अंदर सूखी हुई पेड़ की पत्तियां थी, इसके वजह से उस ड्रैगन का विजन ब्लॉक हो जाता है। इसी दौरान कूरो जल्दी से ओरिन को अपनी पीठ के ऊपर उठा लेता है, उस ड्रैगन के पास से बड़ी तेजी से भागना चालू कर देता है। वहीं पर उसके पास में एक सीवर लाइन होती है जिसे कूरो ने स्टार्टिंग में ही साफ कर दिया था, जिसकी वजह से कूरो को इसकी एंट्रेंस और एग्जिट के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। इसी के साथ उस सीवर के ढक्कन को खोलकर वो लोग इस
सीवर लाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन तब तक उस ड्रैगन की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ गई थी। यहीं से सीन चेंज होकर सीवर लाइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरो अभी भी ओरिन को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ रहा होता है। ओरिन कुरो से पूछती है कि आखिरकार एक जेनिटर होने के बाद भी वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ऊपर से तुम्हारे पास किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज भी नहीं है। उस पे पसीने में लथपथ होकर हाफते हुए कुरो बोलता है, मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था, वैसे भी तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए अल्फा एबिलिटीज की जरूरत नहीं है। कुरो की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए ओरिन भी शांत हो जाती है। उसके बाद ओरिन हल्का सा ब्लश करते हुए कुरो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वे कुरो ओरिन से बोलता है, इस सीवर लाइन के एग्जिट पे शेल्टर की एंट्रेंस है, हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। बोलते साथ ही कुरो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है। कुरो उस सीवर के एग्जिट के ढक्कन को खोलते हुए ओरिन के साथ उस लाइन से बाहर आ रहा होता है। सीवर लाइन के जस्ट एग्जिट पर शेल्टर की एंट्रेंस होती है, जिसे देखकर कुरो खुश हो जाता है। कुरो ओरिन को सहारा देते हुए शेल्टर के गेट के पास जाने लगता है। तभी वो पाता है कि उस वक्त पर शेल्टर का गेट धीमे धीमे कर बंद हो रहा होता है। तभी कुरो अपनी आवाज को बढ़ाते हुए शेल्टर के अंदर के लोगों से शेल्टर के गेट को बंद करने से रोकता है और बोलता है कि अभी 2 लोग यहाँ पर हैं, हमें भी अंदर ले लो। तभी उस शेल्टर के गेट के पास से एक बंदा बोलता है, हम लोग पहले से यहाँ पर नंबर से बहुत ज्यादा हैं, सभी के सभी आसपास के लोग इसी शेल्टर में आ चुके हैं, इसलिए इस शेल्टर के अंदर जगह नहीं बची है, इसलिए तुम दूसरे शेल्टर पे जाकर छुपो जाके। तभी उस पर्सन के पीछे खड़ा हुआ दोस्त उसे रुकने के लिए बोलता है। उस वक्त पर उस लड़के की नजर ओरिन के ऊपर पड़ गई थी। वो लड़का बोलता है, ये तो फर्स्ट ईयर की होगा ओरिन है, जल्दी से इस लड़की के लिए जगह बनाओ। ये सब ओरिन के एस रैंक होने की वजह से हो रहा होता है। उन लोगों को गेट को खोलता देख कुरो और ओरिन खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखना चालू कर देते हैं। कुरो ओरिन को सहारा देकर शेल्टर के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो तुम लोगों ने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया होगा। उनमें से एक पर्सन कुरो को धक्का देते हुए बोलता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तभी जिस पर्सन ने कुरो को धक्का दिया होता है, मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, तुम वही अनअवेकन बंदे हो ना जिसके पास कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं है। तभी जिस पर्सन ने कुरो को धक्का दिया होता है, वो पर्सन बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इसीलिए तुम किसी और शेल्टर में जाओ। कुरो को अचानक से जमीन पर गिरा देख ओरिन हैरान होकर कुरो को देखने लगती है। ओरिन उस पर्सन को रोकते हुए बोलती है कि रुक जाओ, इसी पर्सन ने मेरी जान बचाई है, प्लीज इसे भी अंदर ले लो। अगर जो यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हे जल्दी से तुम अंदर जाओ। ये चीज ओरिन कुरो से बोलती है, लेकिन ओरिन की बात सुनने के बाद भी कुरो वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता है। ओरिन परेशान होते हुए बोलती है कि ये तुमसे एक हायर रैंक का ऑर्डर है, जल्दी से अंदर जाओ। तभी उनके पीछे से उसी मॉन्स्टर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो सुनकर वहाँ के जितने भी लोग थे सारे के सारे सहम गए थे। वो लड़का बोलता है, बहुत हो गया, वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, जल्दी से जल्दी शेल्टर के गेट को बंद करो। जो सुनकर कुरो के चेहरे के ऊपर परेशानी हम साफ साफ देख पा रहे होते हैं। और तभी कुरो अचानक से ओरिन को शेल्टर की तरफ धक्का दे देता है। ये देखकर ओरिन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। दौरान हमें कुरो की आवाज सुनाई पड़ती है। कुरो बोलता है, रैंक और अल्फा एबिलिटीज मेरे लिए मैटर नहीं करती। ये बोलकर कुरो ओरिन को थम्स अप देता है और वहीं पर हमें ओरिन को दिखाया जाता है, जो चीखते हुए गेट को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो गेट ओरिन के सामने ही बंद हो जाता है। थोड़ी देर तक कुरो शेल्टर के उस बंद गेट को देखता रहता है, पर तभी कुरो के पीछे से कोई बड़ी सी चीज कुरो को अप्रोच करने लगती है, जिसे कुरो महसूस कर पीछे देखने लगता है। तो वो पाता है कि वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं वही ड्रैगन था, और उसी के जस्ट नीचे कुरो खड़ा हुआ होता है। वो ड्रैगन गुस्से से गुर्राते हुए कुरो को देखता है और कुरो आंखों में आंसू लेकर स्माइल करते हुए उसे देखता है। फिर तभी पीछे बैकग्राउंड में हमें कुरो की आवाज सुनाई पड़ती है। कुरो बोलता है कि मैं 15 साल तक इसी बेवकूफी से जीता रहा, लेकिन इस बार मेरा अपोनेंट एक मॉन्स्टर है जिसे एक टॉप रैंकर भी हरा नहीं सकता। कि तभी कुरो वहीं पे पड़े एक लोहे के रॉड से उस ड्रैगन के पैर के ऊपर मारते हुए बोलता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर जो मैं मर रहा हूँ तो मैं अपने आत्मसम्मान के साथ मरना चाहूंगा। कुरो का ये बोलना ही था कि तभी वो ड्रैगन कुरो की आधी बॉडी को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और हल्का सा प्रेशर देते साथ ही कुरो के हाथ पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। बैकग्राउंड में कुरो बोलता है, मेरे जैसा किसी को बचाते हुए मरना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और इसी बीच वो ड्रैगन कुरो को चबाना चालू कर देता है। कुरो की कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है, नहीं यही जिंदगी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये भरोसा करने की कोशिश की कि तुम्हारे काम से तुम्हारी कीमत बनाई जाती है, लेकिन असल में बात तो यह है कि मैं हमेशा से अल्फा एबिलिटीज चाहता था। मैं हमेशा से एक अवेकनर बनना चाहता था और अपनी अल्फा एबिलिटीज को उन लोगों को दिखाना चाहता था तो मुझे और मेरी माँ को नीची नजरों से देखते थे, लेकिन अब शायद ये नामुमकिन है। मुझे माफ कर देना माँ कि मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मैं भी ये नहीं चाहता था, पर मैं मर रहा हूँ। तभी अचानक से कुरो के सामने एक विंडो सी चीज आती है। इस विंडो के अंदर लिखा था कि अल्फा एबिलिटीज अवेकन होने की कंडीशन जो कि डेथ थी वो पूरी होती है। तभी कुरो की बॉडी ग्लिच करना चालू कर देती है। विंडो फिर से पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है, यूजर की एबिलिटीज को एक्टिवेट किया जा रहा है। यूजर की एबिलिटी एपेक्स प्रेडिएटर ब्लैक होल है। तभी कुरो के सर के ऊपर एक ब्लैक होल अपेयर होता है और वो ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को डिवावर करना चालू कर देता है। फिर ये मान लो कि अपने अंदर सारी चीजों को खींचना चालू कर देता है। उसी बीच ड्रैगन की आउटर बॉडी के ऊपर डेंट पड़ना चालू हो जाते हैं, जो देखकर वो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और अचानक से ड्रैगन दर्द के मारे चीखना चालू कर देता है। धीमे धीमे कर उसके बॉडी के ऊपर जो डेंट थे वो बड़े से होल में बदलना चालू हो जाते हैं। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि टारगेट 20% तक अब्सॉर्ब हो चुका है। कंजप्शन रेट के साथ ड्रैगन के बॉडी का होल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर कंजप्शन रेट 40% तक हो गया था। धीमे धीमे कर वो होल और भी ज्यादा बड़ा होता जाता है
और धीमे धीमे कर वो ब्लैक होल ड्रैगन की बॉडी को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। कंजप्शन रेट 90% तक हो गया था। अब तक ड्रैगन की पूरी बॉडी उस ब्लैक होल के अंदर जा चुकी थी और 100% कंप्लीट होने के बाद वो ब्लैक होल एक और में बदल जाता है। एक और विंडो पॉपअप होती है। उस विंडो के अंदर लिखा होता है कि टारगेट को डिकम्पोज किया जा रहा है और यूजर की बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्शन फेस में डाला जा रहा है। वो ऑर्ब जिसका टेक्सचर अब एक अंडे के जैसे हो गया था वो हिलना चालू कर देता है और अचानक से उस ऑर्ब के अंदर क्रैक पड़ना चालू हो जाते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो ऑर्ब फट जाता है। इसके अंदर से बहुत सारा व्हाइट कलर का धुआं निकलना चालू हो जाता है। उसी क्रैक के अंदर हमें एक ह्यूमन की बॉडी को दिखाया जाता है और वो चमकती हुई बॉडी क्रैक के ऊपर चढ़ते हुए ऑर्ब के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो पर्सन कूरो होता है जो अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया था। कूरो बोलता है मैं अभी जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो उस ड्रैगन ने खा लिया था ना, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बहुत ही ज्यादा जोरों की भूख लगी है। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा होता है एविया की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को सक्सेसफुली कंज्यूम कर लिया जा चुका है। अब तुम उसी मॉन्स्टर की अल्फा एबिलिटीज को भी यूज कर सकते हो। क्या आप अपनी अल्फा एबिलिटीज को यूज करना चाहते हैं? लेकिन कूरो का ध्यान शायद उस विंडो के ऊपर था ही नहीं। कूरो बोलता है यार मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। यही बोलते साथ ही कूरो बेहोश होकर उस ऑर्ब के नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद हमें कूरो की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर एक ब्लैक सा मार्क होता है। जूम करने पे हमें पता चलता है कि वो किसी तरीके का मार्क नहीं, कूरो की अल्फा एबिलिटी होती है जो कि एक होल होती है। अचानक से वो ऑर्ब उसी होल के अंदर समाना चालू हो जाता है और पूरी तरीके से उस होल के अंदर समा जाता है। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बोलता है उसे वापस दो। वो आवाज को सुनकर कूरो धीमे धीमे कर अपनी आंखें खोलता है। इसी बीच फिर से कूरो को वही आवाज सुनाई पड़ती है कि बॉडी को वापस दो। कूरो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे सर के अंदर किसकी आवाज गूंज रही है। तभी अचानक से वही ड्रैगन कूरो के सामने आ जाता है जिसे देखकर कूरो डर जाता है। वो ड्रैगन ये बोलकर कि मेरी बॉडी को वापस दो, और वो अपने बड़े से मुंह को फैलाकर कूरो को खाने लगता है। अभी कूरो झटपटाकर चीखते हुए उठकर बैठ जाता है। कूरो उठकर बैठता है तो वो पाता है कि वो हॉस्पिटल में बेड पर है। कूरो अपनी बॉडी को महसूस करते हुए बोलता है मैं जिंदा हूँ, मुझे तो उस मॉन्स्टर ने खा लिया था ना, और आखिरकार ये मेरे हाथ में क्या है। ये बोलकर कूरो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कूरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल होती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने आगे आकर मेरी मदद करने को ट्राई किया। हसनान अली मौला, हर्षित राज, थैंक्स फॉर योर 10 रुपीज, एंड मिस्टर रोहित साहनी, रोहित तड़ीब, राज सैयद कुरान, थैंक्स फॉर योर 20 रुपीज। अगर जो आप लोग भी इन भाइयों की तरह हमारी मदद करना चाहते हैं एक नए हार्डवेयर के लिए, तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बारकोड दिख रहा होगा, प्लीज इसे स्कैन करें और जितनी मदद आपसे हो पाए प्लीज हमारी मदद करें। सॉरी बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया आपका। अब स्टोरी को चालू करते हैं। सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कूरो के हाथ को जिसके अंदर एक होल होता है, जिसके अंदर से अचानक से कोई चीज बाहर आती है। वो चीज कोई और नहीं, वही ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन गुस्से में चीखते हुए कूरो के ऊपर बोलता है बॉडी को वापस दो। कूरो उसे अचानक से देखकर थोड़ा घबरा जाता है। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या तुझे मेरे बड़े से सींग और ये खतरनाक से दांत दिख नहीं रहे हैं? हालांकि वो ड्रैगन ये सब धमकी देते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। वो ड्रैगन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है मंजी से ईवीएस बोलते हो, मैं उन सब का किंग हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हूँ। कूरो ये सुनकर कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके दिमाग के अंदर उसी बड़े से ड्रैगन की इमेज घूमना चालू हो जाती है। कूरो बोलता है नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, उस ड्रैगन से बहुत ही ज्यादा अलग हो। जो सुनकर ड्रैगन पसीने छोड़ते हुए बोलता है नहीं, मैं वही हूँ। क्या तुम्हें मेरे सींग के ऊपर निशान नहीं दिख रहे हैं? ये तो पहले ही जैसे हैं। सुनकर कूरो मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बॉडी का ये पार्ट तो उससे सेम लग रहा है। कूरो को मुंह बनाता देख वो ड्रैगन गुस्से में बोलता है कि तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। रुको, अभी मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ जिससे पूरा यूनिवर्स मुझे जानता है। पर तभी वो ड्रैगन अचानक से शांत पड़ जाता है। वो ड्रैगन मुंह बनाते हुए बोलता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा। पर तभी कूरो उसके मुंह के ऊपर एक पंच देकर मारता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन के मुंह का नक्शा पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन कूरो यही नहीं रुकता। कूरो उस ड्रैगन को पकड़कर अपने मुक्के से धोना चालू कर देता है। तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज कह रहे हो, मुझसे मजाक करना बंद करो, और अगर जो तुम हो भी तो फिर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स की जान गई है। आज मैं उन सारे के सारे लोगों की जान का बदला लूंगा जिसे तुमने मार दिया है। ये बोलकर कूरो अपनी ग्रिप को बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन का दम घुटने लगता है। वो ड्रैगन बोलता है बेवकूफ, काहे का बदला, तुमने मुझे पहले से ही डिवोवर कर लिया है। जो तुम्हें इस चीज का प्रूफ भी चाहिए तो तुम्हारी खुद की बॉडी इस चीज का प्रूफ है। हमारी बॉडी मेरी बॉडी से मिलकर बनी हुई है। जो सुनकर कूरो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो ड्रैगन बोलता है कि पहली बार तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खा लिया है, लेकिन अचानक से किसी चीज ने मुझे मेरी बॉडी के अंदर से खींचना चालू कर दिया। यही नहीं, तुम्हारी बॉडी भी मेरे जैसे स्मेल करती है। मीनवाइल इसके बाद तुम खुद ही देख सकते हो कि मेरी बॉडी का हाल क्या है। और मैं तुम लोगों की वजह से इन लोली ह्यूमंस की भाषा भी सीख चुका हूँ। कूरो उस ड्रैगन से बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बॉडी तुम्हारी बॉडी से बनी हुई है। जो सुनकर वो ड्रैगन कूरो के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं उतनी देर से तुम्हें और क्या बता रहा था। तभी कूरो को किसी की आहट महसूस होती है जिसे पाकर कूरो उस ड्रैगन को अपने पीछे छुपा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं ओरिन होती है। ओरिन कूरो को जगह देख हैरान हो जाती है। उसके हाथ के अंदर जो पेपर थे वो गिर जाते हैं। ओरिन के आंखों के अंदर खुशी के मारे आंसू जाते हैं। ओरिन बोलती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम उठ गए। ओरिन को देखकर कूरो बोलता है कि तुम तो हाइची स्कूल से हो। जो सुनकर ओरिन अपना इंट्रोडक्शन देती है। ओरिन बोलती है हाँ, मैं हाइची स्कूल से हूँ, मेरा नाम योगा ओरिन है। जो सुनकर कूरो अपनी गुद्दी को स्क्रैच करते हुए बोलता है ओ अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें ओरिन कह के बुलाऊंगा। बोलकर कूरो स्माइल करने लगता है कि
तभी ओरिन बोलती है, उस इंसिडेंट वाले दिन तुमने मेरे ऑर्डर को फिर से इग्नोर किया था, अगली बार ये चीज का ध्यान रखना कि तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर ना करो। और तो और ये हम हाई रैंकर्स की ड्यूटी है कि हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। इस चीज को ओरिन कुरो को गुस्से से बोल रही होती है। कुरो बोलता है कि तुम मुझे ऑर्डर ना मानने के लिए डांट रही हो, मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था, तुम मुझे फालतू में रूल ना मानने के लिए अक्यूज कर रही हो। तभी कुरो को अचानक से ठंडक लगने चालू हो जाती है। कुरो बोलता है कि अचानक से यहाँ पर ठंडी कैसे बढ़ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर ये ठंडक ओरिन की अल्फा एबिलिटीज की वजह से हो रही थी। ओरिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो कुरो से पूछती है कि प्लीज मुझे सब कुछ सच बताना, आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए और एक हफ्ते पहले उस इंसिडेंट वाले दिन वो मॉन्स्टर अचानक से गायब कैसे हो गया। ओरिन ये चीज कुरो से बहुत ही ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर पूछ रही होती है कि पावर की वजह से कुरो कांपने लगता है। कुरो बोलता है, एक हफ्ता? क्या उस इंसिडेंट को बीते हुए एक हफ्ता हो गया? ओरिन अपने हाथ के अंदर एक रिमोट उठाते हुए कुरो से बताती है, स्कूल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर तुम बेहोश हो गए थे, जिसके बाद तुम अब उठ रहे हो। ये बोलकर ओरिन अपने सामने वाली टीवी को ऑन कर देती है, जिसके अंदर वही हाइची स्कूल के इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है। उस न्यूज से कुरो को पता चलता है कि उस ड्रैगन के कॉस्मिक पावर्स की वजह से कुछ रेडियो इंटरफेरेंस हुई है, जिसकी वजह से उस इंसिडेंट की किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम से पता चलता है कि यहाँ पर एक आई विटनेस है जिसने इस घटना को अपने आंखों के सामने घटते हुए देखा है। जो सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो ओरिन से पूछता है कि जिस गवाह की यहाँ पर बात चल रही है क्या वो मैं हूँ? जिस पे ओरिन जवाब देती है, हाँ, इसीलिए उस दिन शेल्टर के बाहर जो कुछ भी हुआ था के बारे में तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज जो पूरी ह्यूमैनिटी को अकेले ही खत्म करने की क्षमता रखती है, कुछ भी कर हमें इसके बारे में जानना होगा और इससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। आज स्कूल की एक ऐसा रैंकर होने के नाते मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसलिए प्लीज मुझे सब कुछ सच बताना, वरना सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपनी ड्यूटी को पूरी करना होगा। तो सुनकर हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए शांत होता है, जिसके बाद कुरो बोलता है कि सच तो ये है कि अगर जो मैं सब कुछ हॉनेस्ट होकर बताऊं तो मुझे उस दिन और उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो मॉन्स्टर, कुरो ये बताने ही वाला था कि वो मॉन्स्टर उसी के पास है कि तभी कुरो के दिमाग के अंदर वो ड्रैगन गुस्से में चीखते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ, तुम इतनी आसानी से सारी की सारी सच्चाई को उगल दोगे। उस ड्रैगन के कुरो के सर के अंदर चीखने की वजह से उसकी आवाज कुरो के सर के अंदर एको करने लगती है। इसकी वजह से कुरो का सर दर्द करने लगता है। दर्द के मारे कुरो अपने सर को पकड़ लेता है। कुरो को अपने सर को पकड़ता देख ओरिन कुरो की चिंता करते हुए पूछती है, क्या वो ठीक है? मतलब ओरिन यहाँ पर बुरी नहीं है, वो सिर्फ बाहर से सख्त बनने की कोशिश करती है। कुरो के दिमाग के अंदर वो ड्रैगन कुरो को डराते हुए बोलता है, लोगों को बता दो कि तुमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को डिवावर कर उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को तुमने बनाया है, फिर देखना ये इंसानी होंगे जो तुम्हें जान से मारेंगे। उस ड्रैगन की ये बात सुनकर कुरो ओरिन को सब कुछ सच बताने से थोड़ा हिचकिचाने लगता है। कुरो डल सा फेस बनाते हुए उस ड्रैगन से बोलता है कि भले शायद तुम सही हो, लेकिन ओरिन से झूठ बोलना मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बोलकर कुरो उस ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़कर बाहर को ले आता है, जिसपे ओरिन उसे देख पाए। कुरो उस ड्रैगन को और अपनी अल्फा एबिलिटी जो कि एक ब्लैक होल होती है, ओरिन को दिखाते हुए बोलता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को अपनी अल्फा एबिलिटीज के साथ डिवॉवर कर लिया है। ऐसा प्रूफ तुम उसे खुद ही देख सकती हो। अपने आप को एक्सपोज होता देख वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है, जिसे देखकर ओरिन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी ओरिन मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है, क्या मेरे अलावा इस ब्लैक होल को और इस ड्रैगन को कोई और नहीं देख सकता? फिर भी तभी ओरिन गुस्से में अपनी अल्फा एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हुए कुरो से बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मेरे क्वेश्चंस का सीरियस होकर जवाब देना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि अगर जो मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे तुम्हें यहाँ पर खत्म करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तभी हमें आसमान में किसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद इन लोगों के करीब पहुंच चुका था, जो कि वो ड्रैगन इस चीज को महसूस कर लेता है। वो ड्रैगन बोलता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ गए इतनी जल्दी, और कुरो से बोलती है कि कुरो प्लीज मेरे इस सवाल का सीरियस होकर जवाब दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल इसी के ऊपर टिका हुआ है। बेवकूफ बच्चे, जल्दी से यहाँ से निकलो। जो सुनकर कुरो बोलता है, आखिरकार अचानक से तुम्हारे साथ क्या हो गया? सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। वो मॉन्स्टर हॉस्पिटल की विंडो को तोड़ते हुए अंदर आ गया था। ड्रैगन चीखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो गई। अभी ओरिन अपनी पावर को अपने हाथ के अंदर एक्टिवेट करती है। अपनी अल्फा एबिलिटीज को यूज करते हुए अपने सामने आइस की एक वॉल बना लेती है। मॉन्स्टर को उससे रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर गुस्से में जोरों की एक रोर लगाता है। कुरो बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसपे वो मॉन्स्टर चीखते हुए बोलता है कि बच्चे यहाँ से बाहर निकलो। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिरकार ये मॉन्स्टर कुरो की इतनी चिंता क्यों करने लगा, तो असल में बात यह है कि कुरो की बॉडी के साथ ये मॉन्स्टर मर्ज हो चुका है। मतलब कि कुरो को कुछ हुआ तो ये मॉन्स्टर कुरो के साथ ही मर जाएगा। वो मॉन्स्टर कुरो को बताता है कि ये मॉन्स्टर जो तुम्हारे सामने है ये तुम्हारे सो कॉल्ड एस रैंकर से भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये मेरी गंध सुनकर यहाँ पर आया है। जो सुनकर कुरो उस ड्रैगन से पूछता है, गंध? आखिरकार किस तरीके की गंध? अर्थ के ऊपर जो ईवीएस हैं वो बहुत रेयरली सिटीज के अंदर आते हैं। जो सुनकर कुरो का मॉन्स्टर बोलता है कि इसने मेरी गंध सुनकर महसूस कर लिया है कि मेरी पावर्स वीक पड़ चुकी हैं, इसलिए ये यहाँ पर मुझे खाकर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए आया है। मेरी बॉडी मतलब कि तुम्हारी बॉडी, कि तुमने मेरी बॉडी को डिवॉवर कर अपनी बॉडी को बनाया है, इसलिए मेरी गंध तुम्हारी गंध एक ही है। इसका मतलब ये मुझे यानी कि तुम्हें खाने के लिए आया है। सुनकर कुरो डर के मारे चीखना चालू कर देता है। अभी वो ड्रैगन दहाड़ लगाते हुए ओरिन की आइस शील्ड के ऊपर अपने पंजे से अटैक करने लगता है और इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे ओरिन अपनी आइस वॉल से रोकते हुए बोलती है कि मेरी आइस वॉल एस रैंकर्स के अटैक को भी होल्ड कर सकती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बाइट करते हुए ओरिन की उस आइस वॉल को तोड़ना चालू कर देता है।
जिसे कुरो महसूस कर लेता है। कुरो ओरिन को धक्का देते हुए बोलता है कि ओरिन यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर मेरे लिए यहाँ पर आया है। जो सुनकर ओरिन हैरान होती है। ओरिन कुरो से बोलती है, हाँ मुझे इस मौजूदा हालात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरा नाम ह्योगा ओरिन है, एक एस रैंकर, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सिटीजंस को प्रोटेक्ट करूं। ये बोलकर ओरिन अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करने लगती है जिसका नाम 1000 आइस पिलर होता है। ओरिन के उस अटैक के साथ ही ओरिन के पास से बहुत सारे आइस के शार्ट्स निकलते हैं और जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है। जिसे देखकर ओरिन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं इस लेवल के मॉन्स्टर को जितनी बार चाहूँ उतनी बार खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ओरिन के उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। सही सलामत और अपनी तरफ बढ़ता देख ओरिन हैरान हो जाती है। ओरिन कहती है कि मेरे आइस पिलर्स ने इसके ऊपर जरा सा भी असर नहीं किया, क्या मेरे सारे के सारे आइस पिलर इसकी हीट की वजह से मेल्ट हो गए। तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करना चालू कर देता है, जिसे उसी के नीचे खड़े ओरिन और कुरो देख रहे होते हैं। ओरिन बोलती है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। तभी वो मॉन्स्टर कुरो से बोलता है, बच्चे यही हमारा चांस है, जब तक इस बास्टर्ड मॉन्स्टर की नजर इस लड़की के ऊपर है तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुरो के मॉन्स्टर का ये बोलना ही था कि तभी कुरो अपने कंधे को लेकर उस मॉन्स्टर के घुटने के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि ये देखकर उस लिटिल मॉन्स्टर की जान हलक में आ गई थी। वो चीखते हुए कुरो से बोलता है कि बेवकूफ, आखिरकार तू कर क्या रहा है। ओरिन भी कुरो को रोकते हुए बोलती है कि कुरो तुम्हारे पास कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। कुरो बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए, और जो ये मेरे पीछे आया तो इसका अपोनेंट मैं ही बनूंगा। कुरो के टैकल की वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर का सारा ध्यान कुरो के ऊपर आ गया था। वो बर्ड मॉन्स्टर कुरो को देखकर जोरो की दाढ़ लगाता है। कुरो ने भौकाल भौकाल में बहुत ज्यादा बोल दिया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अब करे क्या। लेकिन तभी वहाँ पर कुरो की नजर अपने रूम की विंडो के ऊपर पड़ती है, तो वो पाता है कि उस विंडो के थोड़े करीब एक पेड़ है। जिसे देखकर कुरो उस विंडो की तरफ दौड़ लगा देता है। कुरो बोलता है, अगर जो मैं यहाँ से जम कर उस पेड़ के ऊपर पहुंच पाया तो फिर पेड़ से लटक कर नीचे आ जाऊंगा और इस मॉन्स्टर को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर लोग कम हो। हालांकि कुरो की ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर कुरो से बोलता है, बेवकूफ बच्चे, मैं पता है ना ये मेरी बॉडी है, और क्या होगा अगर जो तुम उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाए। जो सुनकर कुरो कैजुअल होते हुए बोलता है कि हाँ, जैसे कि मैं इसके बारे में बड़ी चिंता करता हूँ, यहाँ पर कोई और रास्ता है ही नहीं। ये बोलकर कुरो अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है और वो मॉन्स्टर चीखना चालू कर देता है। इसके साथ ही कुरो ने उस विंडो के ऊपर से जंप लगा दी थी, लेकिन तभी कुछ चमकते हुए रून्स अपीयर होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुरो हवा से बातें कर रहा होता है। कुरो अपने आप को उड़ता और अपने सामने का नजारा देख मिसमराइज्ड हो जाता है। कुरो बोलता है कि ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। तभी कुरो को याद आता है कि आखिरकार वो लैंड कैसे करेगा। कुरो ने यहाँ पर इतनी बड़ी जंप तो लगा दी थी, लेकिन कुरो को मालूम ही नहीं होता कि आखिरकार वो लैंड कैसे करे। तभी कुरो ऊपर से जमीन पर गिरना चालू हो जाता है। कुरो का मॉन्स्टर कुरो से बोलता है कि बेवकूफ बच्चे, अपने आप को शांत करो और अपने पैरों के ऊपर कंसंट्रेट करना चालू करो। कुरो के ये करते साथ ही कुरो के पैरों के ऊपर वापस से वो रियून्स अपीयर होते हैं, लेकिन तभी भी कुरो जमीन पर जाकर गिरता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और धुआं छटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कुरो ने वहाँ पर सही सलामत लैंड कर लिया होता है। हालांकि कुरो के वहाँ पर लैंड करने की वजह से वहाँ की जमीन शेड हो जाती है, स्टार्टिंग होती है और हमें कुरो को दिखाया जाता है जिसने सेफली वहाँ पर जमीन पर लैंड कर लिया होता है। हालांकि डर के मारे कुरो ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है। फिर कुरो को महसूस होता है कि उसको जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। कुरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे इतनी दूर आसमान से कूदने के बाद भी जरा सा भी चोट नहीं लगी है। जिसे सुनकर कुरो का मॉन्स्टर, जिसे मैं अब बोल्डी कहकर बुलाऊंगा, वो बोलता है, इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी पावर्स को दिया था। तभी उस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर कुरो था वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो बर्ड मॉन्स्टर उड़ते हुए कुरो की तरफ आने लगता है। देखकर कुरो डरते हुए बोलता है कि ये मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, जल्द से जल्द इस मॉन्स्टर को इसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर लोग ना हो। ये बोलकर कुरो वहाँ पर दौड़ लगा देता है और जस्ट उसके पीछे कुरो को खाने के लिए आने लगता है। इसी बीच मौका देखकर बोल्डी कुरो से डील करने की कोशिश करता है। बोलता है कि मेरे पास एक डील है, अगर जो तुम मुझे अपनी बॉडी को दोगे, मॉन्स्टर को हराने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि अगर जो तुमने बॉडी को मुझे नहीं दिया तो फिर यहाँ पर सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग ये बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये चीज इस बर्ड मॉन्स्टर के लिए करना खाना खाने जितना आसान है। तुम्हारे पास यहाँ पर केवल दो ही चॉइस है, अपनी बॉडी को यहाँ पर मुझे दे दो, यहाँ पर सारे के सारे लोग कुत्ते की मौत मरेंगे, डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। उस मॉन्स्टर की ये बात सुनकर कुरो थोड़ा हैरान हो जाता है। कुरो उससे पूछता है कि आखिरकार मेरी बॉडी को उसे देना, आखिरकार इसका मतलब क्या है। जो सुनकर बोल्डी बोलता है कि मतलब की क्या, मुझे मेरी बॉडी को यूज करने दो, मैं फील कर सकता हूँ कि ये मेरी बॉडी है, इसी वजह से मैं अपनी पावर्स को तुमको दे पाया। अगर जो उस वक्त मैंने अपनी पावर को तुम्हें दिया ना होता तो अब तक तुम गिरकर मर चुके होते। इसी बीच कुरो को वो मॉन्स्टर खाने की कोशिश करता है, लेकिन कुरो उसे डॉज करते हुए दौड़ रहा होता है। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बोल्डी कुरो को अपनी बॉडी देने के लिए प्रेशराइज करने लगता है, लेकिन हाइची स्कूल के अंदर हुई घटनाओं को याद कर कुरो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है, अगर जो मैंने अपनी बॉडी को इस मॉन्स्टर को दे दिया तो फिर क्या होगा। बोलने के साथ ही कुरो के सामने वो हाइची स्कूल के सारे मंजर, जिसमें टीचर्स चीख रहे होते हैं, बच्चों की जान जा रही होती है, जिन्हें याद करने के बाद कुरो बोलता है कि मैं कभी नहीं करने वाला। बोलता है कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कि तुमने हाइची स्कूल के अंदर क्या क्या किया था। यहाँ पर अगर जो मैंने तुम्हें अपनी बॉडी को दे दिया तो तुम उससे भी ज्यादा बुरा करोगे। फिर कुरो के ऊपर वो मॉन्स्टर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। कुरो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। कुरो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा करीब था। उस अटैक को डॉज करने की वजह से कुरो जमीन पर गिर जाता है। कुरो बोलता है कि ये कमीना जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहा। बोल्डी बोलता
बोलता है कि ये बॉडी मेरी बॉडी से बनी हुई है, इसी छोटी सी फायर बाल भी बाका नहीं कर सकती। लेकिन तभी वहाँ पर हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर व्हील चेयर पर एक पेशेंट होता है जो कि एक लड़की होती है। उसे वहाँ पर देखकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि हायर अप्स ने उसे वहाँ पर इवैक्यूएट नहीं किया। हालांकि उस लड़की के चीखने की वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर का ध्यान कुरो से हट जाता है और उस लड़की के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वो छोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर कुरो घबरा जाता है। कुरो दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चीज काम नहीं आती। अभी वापस से बोल्डी कुरो से बोलता है कि बेकार की चीजें करना बंद करो और अपनी बॉडी को मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन कुरो ने पूरी तरीके से बोल्डी को इग्नोर कर दिया था। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये बॉडी सच में इस मॉन्स्टर की बॉडी से बनी हुई है, और अगर जो ऐसा कुछ है तो फिर बोलकर कुरो अपने पंच को बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए जाता है और उसके पैरों के ऊपर अपने पंच को दी कर मारता है। हालांकि कुरो की उस पंच की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। कि पंच से कुछ भी ना होता देख कुरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कुरो बोलता है क्या आखिरकार इस चीज ने काम क्यों नहीं किया। जो देखकर बोल्डी कुरो के ऊपर गुस्से से चीखते हुए बोलता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया था, मेरी पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें मेरी विल की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके बगैर तुम एक मामूली से इंसान हो। वो मॉन्स्टर अपने मुंह को कुरो की तरफ कर अपने मुंह के अंदर एक लेजर बीम को चार्ज करने लगता है, जिसे देखकर बोल्डी क्रीपी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार ये बोल रहा हूँ, अपनी बॉडी को मुझे दे दो। इसी बीच वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स को अपने मुंह के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और इसी बीच नीचे बोल्डी कुरो को बड़गलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कुरो बोल्डी को अपने दोनों हाथ से थप्पड़ मार कर दबा देता है। कुरो वहाँ पर बोल्डी से बोलता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकबक करते हो, हालांकि ये मॉन्स्टर तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया है, और तो और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को यूज नहीं करने वाले, उल्टा मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को यूज करने वाला हूँ। इसी बीच उस मॉन्स्टर ने अपने मुंह के अंदर अपनी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट कर लिया होता है और कुरो के ऊपर अपनी लेजर बीम को छोड़ दिया होता है। इसे देखकर बोल्डी चीखते हुए बोलता है कि ये है बददिमाग इंसान, यहाँ पर तू हम सबको लेकर मरना चाहता है। इसे देखकर कुरो स्माइल करते हुए बोलता है कि और मैं यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ, अगर जो तुम अपनी पावर्स को यहाँ पर मुझे नहीं दोगे। वैसे भी तुम ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े थ्रेट हो, इतना भी बुरा नहीं होगा कि अगर जो मैं तुमको लेकर यहाँ पर मर जाऊँ। सुनकर बोल्डी रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर आज एक बेवकूफ की वजह से मरने वाला हूँ। अपने प्राण को संकट में देखकर बोल्डी अपनी पावर्स को कुरो को देने के लिए मान जाता है। बोल्डी कुरो से बोलता है कि ये केवल आखिरी बार होगा, अपने हाथ को यहाँ पर दो। बोलकर बोल्डी कुरो के हाथ के अंदर जो ब्लैक होल था उसके अंदर चला जाता है। बोल्डी के अंदर जाते साथ ही कुरो की बॉडी के ऊपर कुछ ब्लू कलर के रियून अपेयर होते हैं। इसी बीच कुरो महसूस कर पा रहा होता है कि उसके पेट के ऊपर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही है। उस पावर को महसूस करते साथ ही कुरो अपने पंच को बनाता है। इसी बीच वहाँ पर एक विंडो आती है। बोल्डी की पावर 0.0001% को रिलीज किया जा रहा है। इसी बीच कुरो आसमान की तरफ एक पंच लगाता है जिसपे उसके अटैक की वजह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ऊपर कोई असर ना हो। जो अटैक जाकर मॉन्स्टर की उस लेजर बीम के साथ टकराता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक कुरो के अटैक से ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो मॉन्स्टर का अटैक कुरो के अटैक को पुश बैक करने लगता है, जिसे देखकर कुरो बोल्डी से बोलता है यहाँ पर पुश बैक किया जा रहा है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ही मरना चाहते हो। सुनकर बोल्डी बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। बोलते साथ ही बोल्डी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोल्डी का वो अटैक उस मॉन्स्टर के अटैक को नलीफाई करते हुए जाकर उस बर्ड मॉन्स्टर के सर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उस बर्ड मॉन्स्टर के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। कुरो का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बर्ड मॉन्स्टर थोड़ी दूर तक हवा में उड़ जाता है। कुरो की इस पावर को देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और स्माइल करने लगती है, जो कि व्हील चेयर पर होती है। मॉन्स्टर की बॉडी जिसके अब तक चीथड़े उड़ चुके होते हैं वो आकर जमीन पर गिरती है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन आता है और कुरो की बॉडी नॉर्मल मोड में आ जाती है। ये देखकर कुरो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि उसने एक ऐसे मॉन्स्टर को जो कि एक एस रैंकर से भी ज्यादा पावरफुल था, उसे एक सिंगल हिट में खत्म कर दिया। सच में बोल्डी की पावर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी कुरो की पुतली अचानक से ऊपर को चढ़ जाती है और वहाँ पर ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से कुरो बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए ओरिन आ जाती है। ओरिन कुरो का नाम बुलाते हुए कुरो की तरफ आने लगती है। इसी बीच ओरिन की नजर उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर ओरिन हैरान जाती है। ओरिन बोलती है ये तो वही मॉन्स्टर है, फिर यहाँ पर चल के आ रहा है, इसे मारा किसने। इस लड़के के पास तो कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं थी। यहीं से सीन चेंज होता है और थोड़ी देर बाद किसी और जगह पर आता है, जहाँ पर हमें कुरो को दिखा जाता है। कुरो अनकॉन्शियस होकर चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। कुरो के नाक के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आती है, जिसे सुनकर कुरो उठते हुए बोलता है कि आखिरकार ये अच्छी सी खुशबू किस चीज की है। वहीं पर हमें एक मिडिल एज पर्सन को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ के अंदर चाय को सर्व कर रहा होता है। वो जगता देख वो पर्सन बोलता है ओह तो तुम उठ गए। कर वो पर्सन कुरो को चाय ऑफर करता है। कुरो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर वो पर्सन बोलता है कि चीजों को इतनी लेट से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे माफ कर देना। तो हॉस्पिटल के अंदर उस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से लोग तुम्हें लेकर यहाँ पर आ गए। ये हाई स्कूल की अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी है। टीवीएस के अटैक के दौरान वीआईपीज के लिए शेल्टर भी काम करता है। ये ह्यूमैनिटी से अब तक बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से किसी भी तरीके के अटैक को रोक सकता है। मैं एक एस रैंकर हूँ, इशिकी रियोगन, और आईची स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ 8 स्पेशल फोर्स का कमांडर भी हूँ। निशिकी का नाम सुनकर कुरो हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, 8 साल पहले टोक्यो के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर अपेयर हुआ था, उसे आप ही ने डिफीट किया था। कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल सोल्जर ने। स्कूल के जेनेटर हो ना, देखा जाए तो टेक्निकली मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे इतना ज्यादा कैजुअली ना बुलाओ। और इस तरफ प्रिंसिपल निशिकी को देखकर बोल्डी डर गया था। बोल्डी बोलता है देखने से ये पर्सन बहुत
बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है, मुझे छुप जाना चाहिए कि मेरे करंट फॉर्म के साथ मैं इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। कुरो अपनी मुंडी को इधर उधर घुमा कर देखते हुए बोलता है कि आखिरकार हम लोग ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्या कर रहे हैं। बोलते साथ ही कुरो की नजर ओरिन के ऊपर पड़ती है, भी वहीं पर होती है, जिसे देखकर कुरो स्माइल करते हुए बोलता है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। कुरो की ये मुंह से बात सुनकर ओरिन भी स्माइल कर देती है। तभी वहाँ पर अपनी व्हील चेयर को खींचते हुए एक और पर्सन आता है, जिसे देखकर कुरो बोलता है, अरे तुम तो वही लड़की हो जिसके ऊपर उस बर्ड मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वहीं पर हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, मेरा नाम युनागा सिनरी है, एक ए रैंकर। उस दिन मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुरो उसकी यूनिफॉर्म को देखकर बोलता है, तुम भी हाची स्कूल के एक स्टूडेंट हो। अभी कुरो को थोड़ा अजीब लगता है। कुरो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे छोड़कर सबके सब यहाँ पर एक हाई रैंकर है। तभी प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि हमने चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। हालांकि तुम्हारे सामने रखे उन स्नैक्स को तुम फील फ्री होकर खा सकते हो। प्रिंसिपल का ये बोलना ही था कि कुरो भुक्कड़ों के जैसे उन स्नैक्स के ऊपर टूट पड़ता है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमने उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को डिवावर कर लिया है और अब तुम उसके एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो। जो सुनकर कुरो के मुंह के अंदर जो चाय थी वो कुरो के मुंह से बाहर आ जाती है। हैरान होते हुए कुरो प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिरकार उसको इसके बारे में कैसे पता। ये बोलकर कुरो ओरिन की तरफ देखने लगता है। कुरो को ओरिन की तरफ देखता देख प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं, ओरिन ने हमें कुछ भी नहीं बताया, इसके बारे में पता चला क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई थी। जो सुनकर कुरो शांति से प्रिंसिपल को देखने लगता है। प्रिंसिपल निसाकी यहाँ पर हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि एलिमेंट वो मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो कि ईवीएस स्पेस से अपने साथ पर यहाँ पर अर्थ पर लेकर आए थे। एलिमेंट ईवीएस की एनर्जी सोर्स होने के साथ साथ ह्यूमन की अल्फा एबिलिटीज का ओरिजिन भी है। हालांकि ह्यूमंस की अभी की टेक्नोलॉजी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती और तो और सारे के सारे टॉप रैंकर्स भी बड़ी मुश्किल से इसे डिटेक्ट कर पाते हैं। ह्यूमन की टेक्नोलॉजी इसे मेजर नहीं कर सकती, लेकिन सिनरी की अल्फा एबिलिटी थोड़ी स्पेशल है। सिनरी अपनी अल्फा एबिलिटी की मदद से इन्हें देखने के साथ साथ इन्हें एनालाइज भी कर सकती है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए हमने इसे चुना था। जो सुनकर कुरो बोलता है, तो फिर हॉस्पिटल के अंदर मेरी सिनरी की जान बचाना ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये आपका प्लान था मुझे टेस्ट करने के लिए। और उस तरफ प्रिंसिपल निसाकी अपनी चाय को पीते हुए बोलते हैं, 8 साल पहले टोक्यो के अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर अपेयर हुआ था जिसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। इस तरीके के पावरफुल मॉन्स्टर न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर होते हैं और जिस मॉन्स्टर को तुमने डिवोर किया है वो भी एक न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल निसाकी अचानक से कुरो के पीछे अपेयर होते हैं और कुरो की गर्दन के ऊपर अपनी कटाना को रख देते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि अगर जो ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के ऊपर जरा सा भी रिस्क है तो हमें उसे जल्द से जल्द एलिमिनेट कर देना चाहिए। कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी भी है। ताकि प्रिंसिपल की स्पीड को देखकर कुरो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। प्रिंसिपल निसाकी गुस्से में बोलते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि जब उस मॉन्स्टर ने एकेडमी के ऊपर अटैक किया था तब मैं वहां पर नहीं था, जिसकी वजह से उस दिन मैंने बहुत से प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स को खो दिया था, इसलिए मैं पर्सनली उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल निसाकी अपने कटाना को कुरो की गर्दन की तरफ बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर कुरो की फटी जा रही थी। अभी वहां पर ओरिन ने प्रिंसिपल निसाकी को रोक दिया होता है। ओरिन बोलती है कि अगर जो यहाँ पर दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज आई है जो न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर है तो यहाँ पर इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि तीसरी और चौथी भी यहाँ पर आए। क्यों ना हम इसे अपना अलाय बना ले जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज की पावर्स को यूज कर सकता है। इस तरीके से ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी होप बन सकता है। जो सुनकर प्रिंसिपल अपनी कटाना को कुरो के गर्दन से हटा लेते हैं। प्रिंसिपल निसाकी बोलते हैं कि ओरिन ने भी जो बोला वो भी सच है, लोहे को लोहा ही काट सकता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के काउंटर में एक दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ही कर सकती है, लेकिन एक 15 साल के बच्चे के हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन देना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा। ये बोलते साथ ही प्रिंसिपल निसाकी सिनरी से कुरो को ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। अपने प्रिंसिपल से ऑर्डर पाते साथ ही सिनरी कुरो को ऑब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंसिपल से ऑर्डर पाते साथ ही सिनरी कुरो के पास आ जाती है और आते साथ ही वो कुरो के हाथ को पकड़ लेती है, जिसके अंदर कुरो की अल्फा एबिलिटी एक्टिवेट होती है। सिनरी को अपना हाथ पकड़ता देख कुरो सिनरी से पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। सिनरी कुरो के हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे यहाँ पर तो एक छोटा सा मॉन्स्टर है। ये जान करके सिनरी उसे देख सकती है। बोल्डी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सिनरी बोलती है कि उस दिन के मुकाबले आज तुम्हारा एलिमेंट लेवल 0 है और इस तरफ हमें बोल्डी को दिखा जाता है जो सिनरी को देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। बोल्डी बोलता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ क्या गलत है, ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। लेकिन तभी सिनरी वहां पर अपने ब्लाइंडफोल्ड को हटाने लगती है। सिनरी बोलती है, सोच रही हूँ कि अगर जो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है मुझे लगता है कि इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मुझे इसे सीरियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब अपने ब्लाइंडफोल्ड को हटाती है तो हमें दिखाया जाता है कि सिनरी की आंख पूरी तरीके से सही होती है। तभी सिनरी अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, जिसके वजह से उसकी एक आंख चमकना चालू कर देती है। सिनरी कुरो के सर को अपने सर से लगाती है और अपनी अल्फा एबिलिटी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन को कुरो के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिसे इस्तेमाल करते साथ ही सिनरी कुरो के इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाती है। सिनरी जब कुरो के इनर वर्ल्ड के अंदर आती है तो वो पाती है कि कुरो की अल्फा एबिलिटी स्पेस से रिलेटेड है। ये स्पेस कुरो की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर चमक रहे तारे कुरो के एलिमेंट्स हैं। प्रिंसिपल ने बोला था कि इसके पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, लेकिन इसके पास एलिमेंट्स तो हैं, हालांकि नॉर्मल के मुकाबले ये थोड़े कम हैं। तभी वो स्टार्स जो कुरो के एलिमेंट्स होते हैं वो एक तरफ मूव करना चालू हो जाते हैं। देखकर सिनरी थोड़ा चौंक जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्टार्स एक होल की तरफ खींचे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर सिनरी घबराते हुए बोलती है कि सारी की सारी चीजें इसी के अंदर खींची जा रही हैं। थोड़ी देर तक इसे ऑब्जर्व करने के बाद सिनरी को पता चलता है कि ये कुरो की अल्फा एबिलिटी है जो कि एक ब्लैक होल है। लेकिन तभी सिनरी भी उसी ब्लैक होल के अंदर खींची जाने लगती है। घबराहट के मारे सिनरी के पसीने छूटने लगते हैं। सिनरी बोलती है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तब तक उस ब्लैक होल ने सिनरी के साथ साथ वहाँ पर सारी की सारी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया होता है। उस ब्लैक होल की दूसरी तरफ से सिनरी बाहर आती है। ब्लैक होल के अंदर खींचते वक्त सिनरी ने अपने आंखों को बंद कर लिया होता है। सिनरी अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, क्या मैं बाहर आ गई? लेकिन तभी सिनरी को उस ब्लैक होल के अंदर
अंदर की ग्रेविटी महसूस होती है। सिंड्री बोलती है कि यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है, अगर जो कोई जिंदा चीज यहाँ पर होती तो यहाँ की ग्रेविटी को वो झेल नहीं पाती। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर जो यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो अब तक सिंड्री जिंदा कैसे है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिंड्री इस वक्त अपने सोल फॉर्म में है। अगर जो तुमने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आखिरकार ये क्यों है, अगर जो नहीं देखा तो जाकर देखो, वरना आगे का भी तुम्हें कुछ और समझ नहीं आएगा। सिंड्री बोलती है कि इस लड़के की अल्फा एबिलिटी ह्यूमंस की लिमिट है, मुझे कुछ भी कर इसके ट्रू नेचर को समझना होगा। ये बोलते हुए सिंड्री उस ब्लैक होल के और भी ज्यादा अंदर जाने लगती है। थोड़ा और अंदर जाने के बाद सिंड्री को वहाँ पर एक ब्लैक स्फीयर दिखता है जो कि गोल्डन, रेड और ब्लू कलर की लाइट के अंदर घिरा हुआ होता है। सिंड्री उसे देखकर बोलती है कि आखिरकार ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है और आखिरकार ये है क्या। सिंड्री जब ध्यान से उस फेयर को देखती है तो वो पाती है कि उस फेयर के अंदर मॉन्स्टर की बॉडी है जिसने एकेडमी के ऊपर अटैक किया था। तभी वो मॉन्स्टर उठ जाता है, शायद उसने सिंड्री की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो गुस्से में सिंड्री की तरफ बढ़ता है जिसे देखकर सिंड्री घबरा जाती है। मॉन्स्टर अपना मुंह फैलाकर सिंड्री को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंड्री अपनी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन को कैंसिल कर देती है और अपनी रियल बॉडी के अंदर आ जाती है। अपनी बॉडी के अंदर आने के बाद सिंड्री अपने फेस को टच करते हुए बोलती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। सिंड्री को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डरा देख और इन सिंड्री के पास आकर उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। भला उसने अचानक से चीखना क्यों चालू कर दिया। कुरो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि चीजें इतनी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। मतलब कि सिंड्री कुरो को ऑब्जर्व करने वाली थी जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था, जिसकी वजह से कुरो ये बोल रहा था। तभी प्रिंसिपल सिंड्री के पास आते हैं और उसे टी देते हुए बोलते हैं कि वो इसे पिए और अपने आप को वो शांत कर ले। प्रिंसिपल से टी लेकर सिंड्री उसे एक ही बार में पी जाती है। सिंड्री को दिखाया जाता है जो डर के मारे कांप रही होती है। प्रिंसिपल सिंड्री से पूछते हैं कि आखिरकार उसने वहाँ पर क्या देखा। सिंड्री बताती है कि कुरो की अल्फा एबिलिटी एक ब्लैक होल है जिसके अंदर वो खींची चली गई थी। बोलती है कि इसकी अल्फा एबिलिटी जो कि ब्लैक होल है उसने इसके एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी वजह से इस वक्त तक इसके पास जरा सा भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर जो ये इसकी अल्फा एबिलिटी है तो ये चीज कंफर्म है। इसने जो बोला कि इसने उस मॉन्स्टर को डिवोवर कर लिया है वो चीज सच है। सिंड्री कांपते हुए बोलती है कि मैंने भी उसे उस ब्लैक होल के अंदर देखा था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर उस ब्लैक होल के अंदर कैद है। जो सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाते हैं। प्रिंसिपल सिंड्री से पूछते हैं कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कौन सी स्थिति में था, मतलब कि वो कौन सी स्टेट में था, जिंदा या मरा हुआ या गुस्से में या किसी भी तरीके का। सिंड्री कांपते हुए जवाब देती है कि उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। सिंड्री का यह कहना था कि तभी प्रिंसिपल अपनी कटाना को लेकर कुरो की गर्दन के ऊपर रख देते हैं। ओरिन भी ये देखकर हैरान हो जाती है और इन प्रिंसिपल को रोकते हुए बोलती है कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि सिंड्री ने वहाँ पर जो कुछ भी देखा वो कुरो की और उसकी अल्फा एबिलिटी को दर्शाता है। अगर जो सिंड्री के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था, मतलब यही है कि फ्यूचर में इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मॉन्स्टर कुरो की अल्फा एबिलिटी से ब्रेक फ्री होकर बाहर आ जाए, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काल बनकर नाचेगा। ऐसा कुछ हो उससे पहले हमें इससे निपट लेना चाहिए। प्रिंसिपल को ये बोलता देख बोल्डी कुरो से बोलता है, बच्चे ये बूढ़ा आदमी हम दोनों को यहाँ पर मारना चाहता है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स को दे रहा हूँ, जल्दी से तुम इसे यहीं पर खत्म कर दो। हालांकि बोल्डी की ये सारी बातें सिंड्री ने सुन ली होती है। इसके बारे में सिंड्री प्रिंसिपल को बताते हुए बोलती है, प्रिंसिपल यहाँ पर कुरो के दूसरे हाथ के अंदर एक छोटा सा मॉन्स्टर है। कुरो की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर यहाँ पर हम सभी को एक ही बार में खत्म करने के लिए कुरो से बोल रहा है। इस छोटे से मॉन्स्टर को हम लोग उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के मॉन्स्टर की सोल भी कह सकते हैं। सिंड्री बोलती है, जब मैं उस मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर रही थी तब मैंने पाया कि उसकी बॉडी और उसकी सोल दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। जहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी कुरो के ब्लैक होल के अंदर कैद है, पर उसकी सोल यहाँ पर बाहर आ चुकी है। चीज ये कंफर्म करती है कि कुरो की बॉडी के अंदर वो मॉन्स्टर कैद है। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं कि भले वो मॉन्स्टर कुरो की बॉडी के अंदर कैद है, लेकिन अगर जो उस मॉन्स्टर की सोल ने कुरो को बड़गलाकर अपनी पावर्स को कुरो के जरिए यूज करने लगा तो ये भी इंसानों के लिए कोई काल से कम नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉरहेड जो कोई आत्मा के बड़गलाने पर अपनी पावर्स को यूज करे, ऐसी किसी चीज का तो अस्तित्व भी नहीं रहना चाहिए। तभी प्रिंसिपल की कटाना को कुरो अपने हाथों से पकड़ लेता है। कुरो बोलता है कि मैं बचपन से बिना किसी अल्फा एबिलिटीज के जीता हुआ आ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि क्या गलत है और क्या सही, इसीलिए मैं किसी के बड़गलाने में नहीं आने वाला। लेकिन तभी प्रिंसिपल ये बोलते हुए कि इस चीज की क्या गारंटी है, अपनी कटाना को घुमाकर कुरो के हाथों से छुड़ा लेते हैं। वजह से कुरो का हाथ कट जाता है और उसके हाथों से खून आने लगता है। लेकिन प्रिंसिपल वहीं पर नहीं रुकते। प्रिंसिपल कुरो की छाती के ऊपर अपनी कटाना से एक श्रास लगा देते हैं, जिसकी वजह से कुरो की बॉडी के अंदर से खून निकलना चालू हो जाता है। कुरो की बॉडी जो कि बोल्डी की भी बॉडी है, ये देखकर बोल्डी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बोल्डी गुस्से में प्रिंसिपल को गाली देते हुए कुरो की बॉडी से अपनी पावर अपने स्टार एलिमेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने लगता है। जिसे देखकर सिंड्री बोलती है कि कुरो की बॉडी के अंदर से जो स्टार एलिमेंट रिलीज हो रहा है अमाउंट में किसी एस रैंकर के मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। जिसे देखकर प्रिंसिपल भी अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज करते हुए बोलते हैं, जो ऐसा है तो मैं यहाँ पर कुरो बुशिगुई को स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज का मॉन्स्टर डिक्लेयर करते हुए इसे एलिमिनेट कर रहा हूँ। वहीं पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो अपने स्टार एलिमेंट को और भी ज्यादा रिलीज करना चालू हो जाता है। जिसे देखकर सिंड्री बोलती है कि कुरो की बॉडी से निकल रहा स्टार एलिमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो कुरो की बॉडी के अंदर सील्ड वो मॉन्स्टर जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। जिसके जवाब में प्रिंसिपल अपनी कटाना को ऊपर करते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। जिसके साथ ही प्रिंसिपल अपनी जगह से बड़ी तेजी से मूव करते हैं और कुरो के पास पहुंचते साथ ही कुरो के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं, ऐसा कुछ हो उसके पहले ही मैं इसे काट कर रख दूंगा। बोलते साथ ही प्रिंसिपल अपने शॉर्ट से स्लैश लगाते हैं, जिसके इम्पैक्ट के बारे में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही देख सकते हो। प्रिंसिपल के अटैक को देखकर सिंड्री भी अमेज हो जाती है। सिंड्री बोलती है, प्रिंसिपल का शॉर्ट स्लैश जो उनके स्टार एलिमेंट के साथ एनहांस था, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन कुरो का क्या। वहीं पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो शांति से जहाँ
पर उन्होंने अटैक किया था वहीं पर देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल के अटैक की वजह से वहाँ पर धुआं धुआं हो गया था, लेकिन तभी उसी धुएं के बीच से कुरो अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज करते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर लग रहा था कि प्रिंसिपल के अटैक से उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। और अचानक से कुरो की बॉडी से निकल रहा एलिमेंट मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। माउंट को देखकर प्रिंसिपल भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसकी बॉडी से निकल रहा स्टार एलिमेंट इतना ज्यादा है कि मैं बिना किसी एबिलिटी को यूज करे साफ साफी से देख पा रहा हूँ। तभी प्रिंसिपल भी अपनी स्वॉर्ड को अपनी स्टार एलिमेंट से एनहांस करते हुए बोलते हैं, जो ऐसी ही बात है तो मैं भी अपने आप को अब रोकूंगा नहीं। ये बोलते हुए प्रिंसिपल अपनी कटाना के साथ कुरो के ऊपर बहुत सारे स्लैश लगाते हैं, लेकिन कुरो के स्टार एलिमेंट ने कुरो के सामने एक बैरियर बना लिया था, इसकी वजह से कुरो के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। और इन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि प्रिंसिपल के इतने सारे अटैक के बाद भी कुरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी प्रिंसिपल की मदद करनी होगी, लेकिन तभी ओरिन के दिमाग में कुरो की मेमोरीज आने लगती हैं, जहां पर कुरो कोई बुरा इंसान नहीं था, जिसकी वजह से ओरिन कुरो के ऊपर अटैक करने से हेजिटेट करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि अनकॉन्शियस लग रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुरो अपने हाथ को उठाने लगता है, जिसके अंदर कुरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल थी। तभी उस ब्लैक होल के अंदर से स्माइल करते हुए बोल्डी बाहर आता है, जो कि सोल फॉर्म में होने के बाद भी थोड़ा एनहांस लग रहा था। बोल्डी प्रिंसिपल को चिढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। जैसे एनहांस होने के बाद प्रिंसिपल भी उसे देख और सुन पा रहे होते हैं। बोल्डी की बात सुनकर प्रिंसिपल भी स्माइल करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल कुरो से थोड़ी दूरी बना लेता है। प्रिंसिपल बोलते हैं बहुत ही अच्छे, अगर जो ऐसी बात है तो मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये बोलते हुए प्रिंसिपल अपनी कटानों को ऊपर उठा लेते हैं, जिसके तुरंत ही बाद प्रिंसिपल के स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्टार एलिमेंट रिलीज होने लगता है, और अचानक से वो स्टार एलिमेंट एक टॉर्नेडो का रूप लेता है, जिसे बोल्डी भी देख रहा होता है। बोल्डी इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। सिंड्री ये देखकर हैरान हो जाती है कि आसपास का स्टार एलिमेंट प्रिंसिपल की कटाना के अंदर कलेक्ट हो रहा है। प्रिंसिपल का वो अटैक किसी भी हालत में कुरो की बॉडी से निकल रहे स्टार एलिमेंट से कम नहीं लग रहा था। लेकिन तभी ओरिन लास्ट कोशिश करती है कुरो को जगाने की। ओरिन बोलती है कि कुरो उठ जाओ, तुमने अभी खुद अपने मुंह से बोला था कि तुम उस मॉन्स्टर के पपेट नहीं बनने वाले। लेकिन ओरिन की बातों का कुरो के ऊपर शायद कोई असर नहीं पड़ता है। कुरो के हाथ के अंदर से बोल्डी अपने हाफ ड्रैगन के रूप में बाहर आने लगता है, अपने मुंह को खोलकर प्रिंसिपल के ऊपर अटैक करने लगता है। काउंटर में प्रिंसिपल भी अपने कटाना से एक स्लैश लगाते हैं। बोल्डी का और प्रिंसिपल का अटैक आपस में एक दूसरे से टकराता है, इसकी वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा एनर्जी सर्च दिखाई पड़ता है। इस अटैक के अंडर में ओरिन और सिंड्री भी आ जाता है, लेकिन ओरिन ने उस वक्त तक अपनी आइस वॉल को यूज करते हुए अपने आप को और सिंड्री को बचा लिया होता है। लेकिन तभी वहां पर कोई चीज टूट कर जमीन पर गिरने लगती है। वो चीज कोई और नहीं प्रिंसिपल की कटाना होती है। बोल्डी ने अपनी जॉ की मदद से प्रिंसिपल के कटाना के खंड खंड कर दिए थे, जिसे देखकर प्रिंसिपल का भी मुंह खुला रह जाता है। वहीं पर बोल्डी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में प्रिंसिपल को देखकर स्माइल कर रहा होता है। बोल्डी ये बोलकर कि ये चीज मजेदार थी चाय वाले कमीने, वो अपने मुंह को फैलाकर प्रिंसिपल को पूरा का पूरा निगलने लगता है, जो देखकर सिंड्री और ओरिन भी चीखते हुए प्रिंसिपल को बुलाती हैं। बोल्डी के अटैक की वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया था। अभी वहाँ पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो सही सलामत होते हैं, मतलब कि बोल्डी ने प्रिंसिपल को नहीं खाया, तो आखिरकार बोल्डी गया कहाँ। तभी हमें बोल्डी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। वहाँ पर बोल्डी शेल्टर के सीलिंग के अंदर धंसा हुआ होता है। बोल्डी का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसे इंसान अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कहते हैं। उसने उस शेल्टर की सीलिंग को तोड़कर उसके अंदर अपने मुंह को घुसा कर रखा है। वहीं पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से ब्लैंक होती हैं, जो कि अनकॉन्शियस लग रहा होता है। प्रिंसिपल भी उसे शांति से देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल कुरो को देखकर उसे पूछते हैं क्या वो कुरो है या फिर वो मॉन्स्टर। लो भैया यहाँ पर तांत्रिक विद्या चालू हो गई, अब तुम भूत से पूछोगे कि तुम भूत हो। वहीं पर हमें कुरो को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है। कुरो बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं किसी तरीके के मॉन्स्टर के बड़गलाने में नहीं आने वाला, वो तो तुमने मुझे मार कर बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने में इतना वक्त लग गया। कुरो तुरंत ही बोल्डी को पकड़कर अपने हाथों से खींचता है, पास लाकर उसके मुंह को दबाते हुए बोलता है कि ये मैंने तुमसे बोला था ना कि अगर जो तुमने लोगों के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें डिवॉर कर लूंगा। कि तुमने मेरी बात को नहीं मानते हुए फिर से लोगों के ऊपर अटैक किया। क्या तुम वापस से वही चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये बोलते हुए कुरो उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा होता है। कुरो की आंखों को देखकर बोल्डी की पूरी तरीके से फट जाती है। बोल्डी बोलता है आखिरकार इसकी आंखों के साथ क्या गलत है। तभी वहाँ पर बोल्डी को याद आता है कि कुरो ने कितनी बेरहमी तरीके से उसने उसे डिवॉर किया था। ये याद कर बोल्डी के पसीने छूटने लगते हैं। बोल्डी बोलता है कि मैं समझ गया, मेरे साथ वापस से उस चीज को दोहराने की जरूरत नहीं है। बोलते हुए बोल्डी कुरो के वापस से अल्फा एबिलिटी जो कि ब्लैक होल है उसके अंदर चला जाता है। उसे वहाँ से ज्यादा देख कुरो के सांस के अंदर सांस आती है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है बोल्डी ने मुझे बताया था कि मेरी अल्फा एबिलिटी एक ब्लैक होल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसे कैसे यूज करते हैं। अच्छा हुआ ये मॉन्स्टर अपने आप से वापस चला गया। वहीं पर दूर खड़ी सिंड्री कुरो को देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा स्टार एलिमेंट तो वापस से जीरो हो गया, पहले के जैसे वैसे ही अनरैंक एग्जिस्टेंस बन गए। पर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहे होते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल जोरों से हंसना चालू कर देते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि इतनी क्रिटिकल स्टेज में अनकॉन्शियस होने के बाद भी जहाँ पर वो मॉन्स्टर तुम्हारी बॉडी से रिलीज ही होने वाला था, लेकिन तुमने यहाँ पर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस से उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को अपनी बॉडी के अंदर सील कर दिया। ये देखकर अभी से ही और आज से ही एज अ हाईची स्कूल का प्रिंसिपल मैं तुम्हारा हाईची स्कूल के अंदर एडमिशन को अप्रूव करता हूँ। ये सब सुनकर कुरो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। कुरो बोलता है ये टेस्ट एडमिशन आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि हम केवल तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। अगर जो 2 बार ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ने हमारे प्लेनेट के ऊपर अटैक किया है तो इसका मतलब
फ्यूचर में भी चांसेस है कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज हमारे प्लेनेट के ऊपर अटैक करें। इसलिए हम ह्यूमंस को जितने पावरफुल वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है उतना ही पावरफुल इंसानों की जरूरत होगी, लेकिन ये पावर हमारे ही कंट्रोल में रहनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं। जो सुनकर कुरो बोलता है कि पहले सिंड्री और अब आप, मुझे हर तरफ से टेस्ट ही क्यों किया जा रहा है और तुम मुझे हाइची स्कूल के अंदर स्पेशल एनरोलमेंट देने की बात कर रहे हो, मुझे जिसके पास कोई भी अल्फा एबिलिटी नहीं है। क्या तुम लोग वापस से मेरे को यहाँ पर टेस्ट करने वाले हो? जो सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी देर तक शांत रहते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्या तुम इतने से सेटिस्फाई नहीं हो? जो सुनकर कुरो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाइची स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के बाद मैं जो कर पाऊंगा वो मैं जरूर करूंगा। अगर जो मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटी नहीं होगी तो मैं पोछा लगाकर उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग फाइट कर सकते हैं। अगर जो मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटी आ गई तो मैं उसे भी यूज करते हुए लोगों की मदद करूंगा। जो सुनकर प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते हैं आई सी, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद आया। एज अ हाइची स्कूल का प्रिंसिपल मैं तुम्हारा हाइची स्कूल के अंदर वेलकम करता हूँ। वहाँ पर प्रिंसिपल कुरो के घाव को देखते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर अचानक से कट लगा दिया। मुझे अपने घाव को दिखाओ, मैं अपनी अल्फा एबिलिटीज को यूज करते हुए तुम्हारे घाव को वापस से हील कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल कुरो के घाव को देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कुरो का घाव पहले से ही हील हो चुका होता है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। मेरी शॉर्ट स्ट्राइक से तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो घाव लगा था वो तो पहले से ही हील हो चुका है। प्रिंसिपल कुरो के घाव को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं कि इस बच्चे की बॉडी सच में उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के मान से बनी हुई है। सच में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल ओरिन को बुलाते हुए ओरिन से बोलते हैं कि ओरिन, कुरोबुशिगुई आज से ही तुम्हारे क्लास का एक स्टूडेंट है और एज अ टॉप स्टूडेंट तुम्हें हर तरीके से कुरोबुशिगुई का ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर ओरिन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन ओरिन बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सिंड्री को भी बुलाते हैं। प्रिंसिपल सिंड्री से बोलते हैं, सिंड्री तुम भी अपने क्लास को चेंज करते हुए कुरोबुशिगुई के क्लास में आ जाओ और कुरोबुशिगुई के अंदर के वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को ऑब्जर्व करो। जो सुनकर सिंड्री बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सिंड्री बोलती है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज। पिछली बार तुमने मुझे अचानक से सरप्राइज कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजर को नहीं हटाऊंगी। वहीं पर हमें बोल्डी को दिखाया जाता है जो कि कुरो की ब्लैक होल के अंदर छिपा सिंड्री की सारी बातें सुनकर कांप रहा होता है। बोल्डी बोलता है ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा स्केरी है। हमें दिखाया जाता है कि कुरो वहीं पर सिंड्री के साथ स्माइल करते हुए बात करने लगता है। दूर खड़े प्रिंसिपल और ओरिन उसे देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल ये बोलकर कि चीजें अब इंटरेस्टिंग होने वाली है, अपने बैग से एक बोतल को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर कुछ और नेबल की चाय होती है। प्रिंसिपल ओरिन से बोलते हैं कि ओरिन ध्यान से सुनो, अगर जो कुरोबुशिगुई के अंदर की वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज बेकाबू होकर बाहर आने की कोशिश करे तो तुम उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को कुरोबुशिगुई के साथ ही में एलिमिनेट कर देना। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर ओरिन शॉक हो जाती है। ओरिन बोलती है प्रिंसिपल आप क्या कह रहे हो? प्रिंसिपल बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मुझे एस रैंक के और उससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज तुमसे कह रहा हूँ। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर ओरिन बोलती है कि भला मैं किस तरीके से उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज के सामने खड़ी हो सकती हूँ? प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे पता है, मैंने सुना था कि उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ने तुम्हारे आइस वॉल को तोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी अल्फा एबिलिटी आई स्टार यूरोपा है जिसे तुम आराम से कुरोबुशिगुई के साथ डील कर सकती हो। तुम्हें केवल कुरोबुशिगुई को एलिमिनेट करना होगा इससे पहले कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज उसके बॉडी से बाहर आ जाए। तुम यहाँ पर भी बड़ी आसानी से कुरो को एलिमिनेट कर सकती थी अगर जो तुम चाहती है ना। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर ओरिन कुछ भी नहीं बोलती, जिसे देखकर प्रिंसिपल गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है इसे इनकार करने का। एज एस रैंक कर तुम्हारी ये ड्यूटी है। तुम्हारे जैसे केवल इस कंट्री के अंदर 10 ही हैं जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर ओरिन कुरो की तरफ देखने लगती है। वहीं पर कुरो स्माइल करते हुए सिंड्री से बात कर रहा होता है। उसे इस तरीके से देखकर ओरिन के दिमाग के अंदर वही मेमोरी चलने लगती है जब कुरो ने अपनी जान के ऊपर खेलते हुए उसकी जान को बचाया था। ये याद करने के बाद ओरिन अपने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, अगर जो कुरोबुशिगुई के अंदर के उस मॉन्स्टर ने बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं कुरोबुशिगुई को एलिमिनेट कर दूंगी इससे पहले कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज किसी को नुकसान पहुंचाए। एज एस रैंकर ये मेरी ड्यूटी है और यही मेरा तरीका होगा जिससे मैं कुरोबुशिगुई को मेरी जान बचाने का एहसान का बदला चुकाऊंगी। और इनकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल स्माइल करते हुए बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे। प्रिंसिपल तुरंत ही वहाँ पर कुरो को बुलाते हैं। प्रिंसिपल तुरंत ही वहाँ पर अपने हाथ के अंदर अपने स्टार एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। वो कुरो से बोलते हैं कि कुरो क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो? जिसपे कुरो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, जिसपे प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओ अच्छा। प्रिंसिपल सभी लोगों से बोलते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आ जाओ, इससे पहले कि कुरो हाइची स्कूल के अंदर एनरोलमेंट करे। तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक मिशन दे रहा हूँ। तुम्हें कुरोबुशिगुई को स्टार एलिमेंट के बारे में सिखाना होगा। ये उस स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को सप्रेस तो कर सकता है, लेकिन इसे स्टार एलिमेंट और अल्फा एबिलिटीज के बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल डिपेंड करता है। तुम्हें कुछ भी कर इस मिशन को पूरा करना होगा। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सभी लोग बोलते हैं कि हम इस मिशन को पूरा जरूर करेंगे। यहीं से सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है। हमें कुरो को दिखाया जाता है। कुरो ऊपर देखते हुए बोलता है तो ये वो स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड है। मुझे ओरिन जैसा बताया था मैं उसी जगह पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक हॉट स्प्रिंग है। कुरो अपने बैग को नीचे रखते हुए मैप को ढूंढते हुए बोलता है क्या मैं किसी गलत जगह पर आ गया? लेकिन तभी वहाँ पर हमें किसी के फुटस्टेप की आवाज सुनाई पड़ती है। वो पर्सन बोलता है मुझे माफ कर देना कुरो तुम्हें इतना ज्यादा वेट कराने के लिए। वो आवाज सुनकर कुरो ऊपर देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि सिंड्री और ओरिन है।
कुरो उन्हें चमकता देख बोलता है कि तुम लोगों ने नहा लिया, आखिरकार स्पेशल ट्रेनिंग का क्या? कुरो की ये बात सुनकर ओरेन मुंह फुलाते हुए बोलती है कि तुम ऐसा मत बोलो कि हम लोग यहाँ पर केवल खेल रहे थे, ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। वहाँ पर कुरो की नजर सिंड्री के ऊपर पड़ती है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कुरो बोलता है कि सिंड्री तुम्हारे पैर पर सिंड्री को दिखाया जाता है जो कि अपने पैरों पे सही सलामत खड़ी हुई होती है। सिंड्री स्माइल करते हुए बोलती है कि ये केवल एक छोटा सा फ्रैक्चर था, प्रिंसिपल ने अपनी अल्फा एबिलिटी को यूज करते हुए इसे वापस से हील कर दिया। जिसपे कुरो बोल्डी को स्क्विज बॉल के जैसे स्क्विज करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अल्फा एबिलिटी बहुत ही अमेजिंग होती है, मुझे जल्द से जल्द इन्हें मास्टर करना होगा। बोल्डी को कुरो के हाथ में देखकर सिंड्री बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो दौड़ते हुए आकर कुरो के हाथ को पकड़ लेती है। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के तुम्हारी अल्फा एबिलिटी को हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। सिंड्री वहाँ पर बोल्डी को देखकर बोलती है कि हेलो मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज, तुम कैसे हो? लेकिन सिंड्री को इतना ज्यादा करीब देखकर बोल्डी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है अरे ये ठरकी औरत वापस आ गई। ये बोलते हुए बोल्डी वापस से कुरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल के अंदर जाकर तुरंत ही छुप जाता है। सिंड्री ये देखकर बोलती है कि अरे ये तो भाग गया। सिंड्री बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे ब्लैक होल के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बोलकर सिंड्री अपनी उंगलियों को चाटते हुए कुरो से बोलती है कि हिलना मत। कुरो उसकी अजीब सी हरकतें देखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करने का प्लान बना रही हो? लेकिन हमें दिखा जाता है कि सिंड्री अपने दोनों उंगलियों को कुरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल के अंदर डाल देती है, जिसे करने के बाद उसे पता नहीं कौन सा चरम सुखानंद मिलता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वाइब्रेट करना चालू कर देती है। इसकी वजह से ये सीन बहुत ही ज्यादा देखने में ठरकी लग रहा होता है। मैं इस सीन को कट कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग ज्यादा इसके ऊपर ध्यान न दो। पर हमें दिखा जाता है कि सिंड्री की वो दो उंगलियां बोल्डी के मुंह के अंदर चली जाती हैं, इसकी वजह से बोल्डी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बोल्डी बाहर आते हुए बोल्डी गुस्से में बाहर आकर सिंड्री के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या ये डिस्गस्टिंग सी चीज मेरे घर के साथ कर रही हो? जिसे गुस्से में देखकर सिंड्री बोलती है कि लगता है कि मिस्टर स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को गुस्सा आ गया। सिंड्री बोलती है कि कोई बात नहीं, जो चीज मुझे कंफर्म करना था वो हो गया। सिंड्री बोलती है कि कुरो, जब तुम्हारे ब्लैक होल के अंदर मैंने अपनी दो उंगलियों को डाला था, क्या तुम्हें तब कुछ फील हुआ था? जिसपे कुरो बोलता है कि नहीं, मुझे केवल गुदगुदी के अलावा और कुछ भी फील नहीं हुआ था। जो सुनकर सिंड्री सीरियस होते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो कुरो कभी भी अपनी अल्फा एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएगा। सिंड्री की ये बात सुनकर कुरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल्डी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुरो सिंड्री से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या था कि मैं अपनी अल्फा एबिलिटीज को कभी नहीं यूज कर पाऊंगा? जिसपे सिंड्री बोलती है कि जब मैंने तुम्हारी अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल के अंदर अपनी दो उंगलियों को डाला था, उस वक्त मैं अपनी दो उंगलियों के जरिए तुम्हारी अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल के अंदर अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज कर रही थी। अगर जो फिर भी तुम इसे सेंस नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। यही चीज कल प्रिंसिपल भी कर रहे थे। कुरो बोलता है कि रुको, पहले मुझे बताओ कि आखिरकार ये स्टार एलिमेंट क्या है और आखिरकार ये अल्फा एबिलिटीज से अलग कैसे है? जिसपे ओरिन उसे बताती है स्टार एलिमेंट एक एनर्जी सोर्स है जो अल्फा एबिलिटीज को यूज करने के लिए लगता है। सिंपल शब्दों में अगर जो अल्फा एबिलिटी एक मशीन है तो उसके अंदर लगने वाला ईंधन स्टार एलिमेंट एक कॉस्मिक बैटर है जो अर्थ पर उन ईवीएस के साथ में आया था और अब ये पूरी तरीके से अर्थ के ऊपर फैल चुका है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अब एक थोड़े से अमाउंट में स्टार एलिमेंट होता ही होता है। हम इस स्टार एलिमेंट को जन्म के साथ ही और खाने के साथ लेते हैं और हम अपनी बॉडी के अंदर से हमेशा थोड़े से अमाउंट के अंदर स्टार एलिमेंट को रेडिएट करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तुम स्टार एलिमेंट को फील ही नहीं कर पा रहे हो। अगर जो तुम स्टार एलिमेंट को फील ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम अल्फा एबिलिटी को कैसे यूज करोगे? ये चीज सिंड्री बोलती है। सिंड्री की ये बात सुनकर कुरो अपने सिर को खिचलाते हुए बोलता है सीरियसली ये मेरे ही साथ होना था। वही बार हमें बोल्डी को दिखा जाता है जो सिंड्री की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। लेकिन कुरो बोलता है कि कोई बात नहीं, सिंड्री और ओरिन यहाँ पर है मुझे ट्रेन करने के लिए। जिसे सुनकर सिंड्री और ओरिन उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए अपनी मुंडी को हिलाती हैं। सिंड्री और ओरिन कुरो को लेकर एक हॉट स्प्रिंग सोर्स के पास आ जाती हैं। सिंड्री बोलती है कि चलो अब हम अपनी स्टार एलिमेंट को सेंस करने की ट्रेनिंग को चालू करते हैं। कुरो उसे देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो हॉट स्प्रिंग सोर्स है ना। सिंड्री एक बर्तन से उस हॉट स्प्रिंग के अंदर से एक स्कूप पानी को निकालती है और उसे ओरिन के सामने कर देती है। ओरिन भी उस बर्तन के सामने अपने हाथ को करती है और अपने स्टार एलिमेंट को रिलीज करते हुए उस बर्तन के अंदर पानी को अपने स्टार एलिमेंट के साथ नरिश करना चालू कर देती है। थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। उस हॉट स्प्रिंग का पानी जो कि उस बर्तन के अंदर था वो चमकना चालू कर देता है। सिंड्री बोलती है कि मैंने इस हॉट स्प्रिंग के पानी को जो कि इस बर्तन के अंदर है उसे अपने बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्टार एलिमेंट के साथ नरिश किया है। अगर जो तुम इसे पी लेते हो तो तुम पक्का स्टार एलिमेंट को महसूस कर पाओगे। सिंड्री कुरो को बताती है कि इस हॉट स्प्रिंग के अंदर पहले से ही अच्छे खासे अमाउंट के अंदर स्टार एलिमेंट प्रेजेंट था, लेकिन हमने इसके अंदर और भी ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टार एलिमेंट को इंजेक्ट किया है जिसमें तुम इसे आसानी से महसूस कर पाओ। सिंड्री की ये बात सुनकर कुरो उस बर्तन को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है अच्छा, अगर जो मैं इस तरीके से स्टार एलिमेंट को महसूस कर सकता हूँ तो मेरे लिए एक केक खाने जितना आसान हो जाएगा। तभी वहाँ पर हमें सिंड्री और ओरिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इवल सी स्माइल दे रहे होते हैं। कुरो तुरंत ही उस बर्तन के अंदर से मुंह लगाकर उस हॉट स्प्रिंग के पानी को पी लेता है, लेकिन तभी अचानक से कुरो के हाथ से वो बर्तन जमीन पर गिर जाता है। कुरो वहाँ पर अपने गले को पकड़कर दर्द के मारे जोरों से चीखना चालू कर देता है। कुरो चीखते हुए बोलता है आखिरकार ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि मेरा गला जल रहा है। तभी वहाँ पर सिंड्री एक इवल सी स्माइल देते हुए बोलती है ओ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि एक कंसंट्रेटेड स्टार एलिमेंट कुछ लोगों के लिए पॉइजनस भी हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहना। जिसपे कुरो दर्द के अंदर चिल्लाते हुए बोलता है जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी वो तुम मुझे अब बता रही हो। सिंड्री कुरो से बोलती है कि कुरो तुम कल हाची स्कूल के अंदर ट्रांसफर लेने वाले हो है ना, लेकिन तुमसे इतना ही नहीं झेला जा रहा है तो तुम आगे क्या करोगे? हाची स्कूल का हर एक स्टूडेंट इस हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग से गुजरा हुआ है। इस कंसंट्रेटेड स्टार एलिमेंट को लेने की वजह से सब स्टूडेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है।